Good morning, students. Myself Arun Kamboj, केमिस्ट्री लेक्चर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोहाना। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जैसे कि इस पूरे चैप्टर को आपने 7 वीडियोस के अंदर आप लोग देख चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने है, एलोट्रोप्स डिफर इन द। एलोट्रोप्स यानी कि अपरूप जो हैं वो कैसे डिफर करते हैं। अपरूप एक्चुअली क्या होते हैं, ये एक ही एलिमेंट के एटम जो हैं उनसे बने होते हैं। और डिफरेंस किस चीज़ का होता है? डिफरेंस होता है कि इन एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, क्योंकि एलिमेंट वही है, उसका आइसोटोप वही है, तो इसलिए इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब सेम रहेंगे। तो डिफर करेंगे ये द वे देयर एटम्स आर अरेंज्ड, यानी कि एटम्स की अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो आंसर है आपका सी। सेकेंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज। यानी कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं डायमंड कार्बन का बना हुआ, कार्बन एटम्स का बना हुआ, और उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर हैं, तो आप जानते हैं कि डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। आप ये भी जानते हैं कि कार्बन जो है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों के चारों अनपेयर्ड हैं, और इन चारों इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन ने बॉन्डिंग में यूटिलाइज कर लिया है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। तो इसलिए वैलेंस शेल के अंदर बॉन्डिंग करने के बाद कार्बन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका जो आंसर है दैट विल बी 0। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, स्टीम रिएक्ट्स विद रेड हॉट चारकोल टू फॉर्म। अब आप जानते हैं रेड हॉट चारकोल होता है कार्बन और स्टीम होती है H2O। तो आप जब इसे हाई टेम्परेचर पे रेड हॉट कार्बन के ऊपर पास करेंगे तो आपको मिलती है CO प्लस H2, CO प्लस H2। तो ऑप्शन आपका है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ बकमिंस्टर फुलरीन इज। आप जानते हैं कि कार्बन जो है इसके 2 तरह की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एक अमोर्फस और दूसरा क्रिस्टलाइन। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें एक तो आपका होता है ग्रेफाइट, सेकंड आपका होता है डायमंड, और थर्ड आपका होता है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन। तो बकमिंस्टर फुलरीन जो है बेसिकली ये एक तरह से कार्बन की क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड और ग्रेफाइट के साथ, और इसमें 60 कार्बन एटम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो C60 भी आपको फुलरीन में मिलता है, C60, C70 भी आपको मिलता है, और C360 भी आपको मिलता है। तो 3 तरह की ये फॉर्म्स होती हैं जो आपको मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सॉलिड विच इज़ कॉमनली कॉल्ड ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों को मालूम होगा इसका, कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे, लगभग आप कह सकते हैं 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, जो कि काफ़ी लो टेम्परेचर का होता है। हाई प्रेशर के साथ साथ आपको लो टेम्परेचर भी मेंटेन करना है,
तो आपको आइस की फॉर्म में मिलता है, जैसे हम बोलते हैं ड्राई आइस। अब बात आती है कि ड्राई आइस हम क्यों कह रहे हैं इसको। रीज़न ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म से इसे जब हम नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पर रखते हैं तो ये आपका डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बिना सरफेस को वेट किए ये इवेपोरेट हो जाता है। तो दैट इज़ वाई इसका नेम जो दिया गया है ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट बिकॉज इट इज। अब ग्रेफाइट को हम हैवी मशीनरीज के अंदर यूज करते हैं एज ए लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट यूज करने का इसका एक ही रीजन है कि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, तो दैट इज वाई हम इसको लुब्रिकेंट यूज करते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इनसॉल्युबल वाटर है, ये भी रीजन नहीं है। ग्रेश ब्लैक है, ये भी इसके लिए रीजन नहीं है। हालांकि ये सारी प्रॉपर्टीज हैं ग्रेफाइट की, कि ग्रेफाइट का ग्रेश ब्लैक कलर का होता है, ग्रेफाइट वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, ग्रेफाइट जो है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। सॉफ्ट एंड स्लिपरी भी है, लेकिन लुब्रिकेंट यूज करने का रीजन यही है कि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। तो सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस को ही आप एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है हमारा, कोक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल बाय। देखिए कोक को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके ऑब्टेन कर सकते हैं। जब आप कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हो तो आपको कोक मिलती है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मीनिंग होता है कि हीटिंग कोल एट हाई टेम्परेचर in the absence of oxygen या in the limited supply of oxygen। तो जब भी आप कोल को हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में या ऑक्सीजन की लिमिटेड अमाउंट में अगर आप हीट करते हैं तो आपको मिलता है कोक। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। कि कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है, रीजन क्या है इसके पीछे? तो उसका रीजन एलोट्रोपी बिल्कुल नहीं है, आइसोमरिज्म है, इसका रीजन दे सकते हैं आप, कैटिनेशन भी इसका एक रीजन है। तो कैटिनेशन एंड आइसोमरिज्म ये दो आपके ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण कार्बन जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, अ चिप डायमंड इज यूज्ड फॉर। यानी कि चिप डायमंड को आप किस लिए यूज करते हैं? चिप डायमंड जो है वो किस पर्पस के लिए आपका यूज होता है? तो मार्बल कटिंग के लिए भी आप उसे यूज करते हैं, मेटल कटिंग के लिए भी यूज करते हैं, ग्लास कटिंग के लिए भी आप यूज करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आता है कोवलेंसी ऑफ कार्बन इज। क्वेश्चन नंबर 10, कोवलेंसी ऑफ कार्बन इज, यानी कि कार्बन की कोवलेंसी क्या है? कोवलेंसी होता है कि कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कोवलेंसी। और आप जानते हैं कोवलेंसी, जैसे अभी मैंने आपको कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी कि 2s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसी भी एलिमेंट की कोवलेंसी क्या होगी? जितने उसके वैलेंस शेल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे कार्बन के वैलेंस शेल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कोवलेंसी जो है, संयोजकता जिसे हम हिंदी में बोलेंगे, वो इसकी 4 रहेगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, इन डायमंड ऑल कार्बन एटम्स अरेंज्ड एज। यानी डायमंड के अंदर कार्बन एटम किस तरह से अरेंज होंगे? जैसे कि मैं आपको पहले भी डायमंड का स्ट्रक्चर दिखा चुका हूँ कि कार्बन जो है वो 4 और कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रली अटैच होता है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। और यहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो आपने लर्न रखना है 109.28 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये डायमंड के अंदर टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा कि इन डायमंड ऑल द कार्बन एटम अरेंज्ड एज टेट्राहेड्रल
टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इनका होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टू एडजेसेंट लेयर्स इन ग्रेफाइट आर बॉन्डेड बाई कंपैटिबली। अब इसके लिए आपको पहले ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखना होगा। आप जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है उसमें एक कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होता है, जस्ट लाइक दिस। तो ऐसे इनका अरेंजमेंट आता है। तो ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, ये आपका सेकंड लेयर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हर कार्बन एटम अटैच्ड है 3 और कार्बन एटम से। ये तो फर्स्ट लेयर है। इसी टाइप से आपका ये सेकंड लेयर बनेगा। सेकंड लेयर में भी 6 कार्बन एटम्स की साइक्लिक हेक्सागोनल रिंग्स हैं और ये कार्बन एटम्स आपस में अटैच्ड हैं। लेकिन इन 2 लेयर्स के बीच में, जैसे फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है, इन लेयर्स के बीच में यहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। कैसे? वीक वंडर वाल्स अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही वीक होते हैं। तो आंसर इसका आप समझ ही गए होंगे क्या होगा कि 2 एडजेसेंट लेयर्स इन ग्रेफाइट आर बॉन्डेड बाय वीक फोर्सेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, इन डायमंड द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स इज, यानी कार्बन एटम्स के अंदर डायमंड में बॉन्डिंग किस तरह की होती है। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी डायमंड का स्ट्रक्चर देखा था, इसमें हमने आपको बताया थे हर कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना रहा है। यहाँ शेयरिंग है, यहाँ शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और आप जानते हैं जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो आंसर आप लोग समझ गए होंगे कि इन डायमंड द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स इज कोवलेंट। तो कोवलेंट बॉन्ड से ये आपस में अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी कार्बन की? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बन की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो 3 है। वन इज द ग्रेफाइट, सेकंड इज द डायमंड एंड थर्ड वन इज द बकमिस्टर फुलरिन। तो इस क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, एक चारकोल है, एक कोक है, एक कोल है। तो ये तो आपकी अमोर्फस फॉर्म है, ये तीनों ही। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है सिर्फ आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट की यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड इज, यानी कि डायमंड के अंदर कार्बन एटम्स के नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में कितनी है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो 0 इसका आंसर था। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट बिकॉज इट हैज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज, that is catenation and isomerism। तो ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अ चिप डायमंड इज यूज्ड फॉर, अगेन क्वेश्चन ये आपका रिपीट हुआ है। तो दैट इज अगेन ऑल आर करेक्ट, मीन्स के चिप डायमंड को मार्बल कटिंग, मेटल कटिंग और ग्लास कटिंग सभी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की कंबाइंड फॉर्म कौन सी नहीं है? तो कैलामाइन। तो इसके लिए मैं आपको कुछ इनके स्ट्रक्चर यानी कि फार्मूला आपको बताना चाहूँगा। कैलामाइन जो है वो होता है जिंक कार्बोनेट, ये कंबाइंड फॉर्म है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन जिंक का मिलकर बना हुआ ये कंपाउंड है। सेकेंड इज मार्बल, मार्बल होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। डी ऑप्शन है डोलोमाइट, डोलोमाइट का जो है ये भी कंबाइंड फॉर्म होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं डोलामाइट। और आंसर आपका रहेगा यहाँ पर
डायमंड, क्योंकि ये सिर्फ कार्बन एटम्स का ही बना होता है। हर कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो ये आपका डायमंड ही ऐसा है जो कि कंबाइंड फॉर्म नहीं है कार्बन की। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्बन अकर्स इन, यानी कि नेचर में अगर आपको कार्बन मिलता है तो वो किस फॉर्म में मिलता है? फ्री स्टेट में, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कोल है, कोक है, ये सारी आपकी फ्री स्टेट होती हैं, तो कार्बन फ्री स्टेट में भी मिलता है। और जैसे जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन आपका रहेगा सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि कार्बन फ्री एंड कंबाइंड दोनों स्टेट्स में ही हमें नेचर में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, फॉर्मेलिन एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मेलिन जो है वो है क्या। आपकी बायोलॉजी लैब में जितने भी आपके स्पेसिमन हैं, चाहे वो प्लांट स्पेसिमन है, चाहे वो एनिमल स्पेसिमन है, उनको जार के अंदर किसी लिक्विड के अंदर डिप करके रखा जाता है। तो वो जो लिक्विड है वो आपका फॉर्मेलिन होता है। तो पॉइंट्स क्लियर हुआ कि फॉर्मेलिन क्या है। अब बात आती है कि फॉर्मेलिन बना किसका होता है। तो फॉर्मेलिन जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड का 40% एक्वस सोल्यूशन है। 40% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, HCHO, जिसका अगर हम IUPAC नेम बोले तो मिथेनल इसका IUPAC नेम रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है आपका कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अमोनिया एंड इथीन रिस्पेक्टिवली। अब सबसे पहले आपको ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि ये लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स होते क्या हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं 3, वाटर, अमोनिया एंड इथीन। इनमें आपको लोन पेयर्स सिलेक्ट करने हैं। तो लोन पेयर्स हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बॉन्ड पेयर्स, जिसे हम शेयर्ड पेयर भी बोलते हैं, शेयर्ड पेयर, और दूसरे होते हैं लोन पेयर, जिसे हम अनशेयर्ड पेयर भी कह देते हैं। तो 2 तरह के आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब बॉन्ड पेयर जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है, जो बॉन्ड फॉर्म करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर्स। और लोन पेयर्स यानी कि अनशेयर्ड पेयर, जो बॉन्ड फॉर्म करने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करना है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को नहीं, सिर्फ जो वैलेंस शेल के अंदर है। जैसे अच्छा, इसके लिए हमें लुईस स्ट्रक्चर जो हैं वो ड्रा करने पड़ेंगे इन तीनों मॉलिक्यूल्स के। तो मैं 1 बाय 1 इनका लुईस स्ट्रक्चर लेकर चलता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर लेकर चलता हूँ। अमोनिया का लुईस स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रा करेंगे? आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वैलेंस शेल में यानी कि सबसे बाहर वाले शेल के अंदर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो नाइट्रोजन आपने सबसे पहले लिखना है और फिर आपने 5 इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंस शेल के हैं उनको डॉट्स की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये लुईस स्ट्रक्चर हो गया एक एटम का। अब नाइट्रोजन के साथ यहाँ 3 हाइड्रोजन एटम्स भी अटैच्ड हैं। अब हाइड्रोजन एटम अटैच कैसे होते हैं? आप जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करके। तो मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहा हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ शेयर करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ शेयर करेगा। ये आपके 3 जो हैं ये तो हो गए बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
और ये जो एक आपका इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया ये बॉन्डिंग नहीं कर रहा, तो ये लोन पेयर है। ये आपके 3 बॉन्ड पेयर हो गए और ये एक आपका लोन पेयर है। यानी कि अगर हम अमोनिया में देखें तो हमारे पास लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर हमारे पास टोटल 3 आ चुके हैं। ऐसे ही नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं ड्रा करने जा रहा हूँ लुईस स्ट्रक्चर वाटर का। वाटर में आप जानते हैं ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो पहले कक्ष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहने का मतलब हुआ कि वैलेंस शेल में इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब मैं सबसे पहले सेंटर में ऑक्सीजन एटम को लूँगा और 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मैं इनके रिप्रेजेंट कर देता हूँ डॉट्स के साथ ऑक्सीजन के चारों तरफ। अब क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हैं तो हम ये 2 हाइड्रोजन एटम इनके साथ अटैच कर देते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। तो ये 2 तो हमारे पास हो गए हैं बॉन्ड पेयर्स, एक यहाँ एक यहाँ। और ये 2 आपके पास जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे लेकिन ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपके 2 लोन पेयर्स हो गए। तो 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही आपके यहाँ लोन पेयर हो गए। अब पॉइंट आता है तीसरा मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास है C2H4। तो आप जानते हैं कार्बन के वैलेंस शेल में टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं पहले एक कार्बन एटम यहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। उसके टोटल इलेक्ट्रॉन हैं 4 और दूसरा कार्बन है उसके भी टोटल इलेक्ट्रॉन हैं 4। तो ये मैंने इनको रिप्रेजेंट किया। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन जो हैं दोनों कार्बन आपस में शेयर कर रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है बट 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब बात आती है कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखे यहाँ पर। आपने एक ऑक्टेट रूल पढ़ा है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि हर एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है? जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ऑक्टेट मीन 8। तो हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके 8 इलेक्ट्रॉन गेन करे। वो उसकी इच्छा है, डिपेंड करता सिचुएशन कैसी है, कैसे एलिमेंट के साथ वो कंबाइन करने जा रहा है। अब क्योंकि कार्बन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए कार्बन जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है हाइड्रोजन को, ना ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ये ले पा रहा है। रीज़न है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो आपस में भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और हाइड्रोजन के साथ भी, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन तो हम यहाँ इस कार्बन के साथ शेयर करवा देंगे और 2 हाइड्रोजन ही हम यहाँ इस तरफ शेयर करवा देंगे। तो यहाँ भी इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, यहाँ भी इनका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और यहाँ इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर अगर मैं इनको लाइंस के साथ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करूं तो आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्री नहीं है, कार्बन के पास भी और हाइड्रोजन के पास भी। तो इसलिए ऑल आर बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 6। तो 6 हमारे पास बॉन्ड पेयर्स हैं और लोन पेयर हमारे पास 0 है। तो अब आप देख चुके हैं कि वाटर के अंदर तो अब हमें लोन पेयर्स कैलकुलेट करने हैं। तो वाटर के अंदर अगर आपको ध्यान हो, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर था और इथीन के अंदर कोई भी लोन पेयर नहीं था। तो ऑप्शन हमारा आएगा बी,
2 1 0, यानी ऑक्सीजन वाटर में 2 लोन पेयर है, अमोनिया में 1 लोन पेयर है और एथीन में 0 लोन पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच वन इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बने हैं। इसके अलावा इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस वगैरह भी हो सकते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन जरूरी है, तभी इनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो एक कंडीशन यहाँ और भी आती है कि उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी होना चाहिए। तो अगर हम इनमें से देखें कि कौन सा इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो मैं इन सभी के फार्मूला देता हूँ। मार्श गैस एक्चुअली बोलते हैं मीथेन को, CH4, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। केन शुगर जिसे हम बोलते हैं सुक्रोज, C12H22O11, तो ये भी आप देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, साथ में ऑक्सीजन भी है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हम चलते हैं यूरिया पे। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब के अंदर सिंथेसाइज किया गया था। एक्चुअली वॉलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कंपाउंड को एक्सीडेंटली प्रिपेयर किया था। और प्रिपेयर किससे किया था? इससे ऊपर जो कंपाउंड दे रखा है अमोनियम साइनेट, तो अमोनियम साइनेट का फार्मूला होता है NH4CNO। एक्चुअली अमोनियम साइनेट एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कटायंस और अनायन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ अमोनियम आयन और साइनेट आयन इनके कॉम्बिनेशन से बना, तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम स्ट्रांगली हीट करें तो ये रीअरेंजमेंट करता है और आपको यूरिया मिलता है। तो ये बाई चांस वॉलर जो थे वो काम तो अमोनियम साइनेट पे कर रहे थे लैब के अंदर, और एक्सीडेंटली जो है यहाँ पर यूरिया बन गया, जो कि एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि जितने भी आपके मैमल्स हैं इनके यूरिन के अंदर एक इम्पोर्टेंट कांस्टेंट होता है यूरिया, तभी इसको हम बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये भी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सभी का है। तो कार्बन हाइड्रोजन इसमें है और साथ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आंसर आपका रहेगा अमोनियम साइनेट, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अनसैचुरेशन। अब सबसे पहले नहीं, इनसे पहले क्वेश्चन हो रहेगा 24th के विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्लोज्ड चेन कंपाउंड, कि इनमें से क्लोज चेन कंपाउंड कौन से हैं। एक्चुअली तो यहाँ फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको क्लासीफाई कैसे करेंगे। तो एक तरह से आपको मैं हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं बेसिकली हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं ओपन चेन, जिसे हम बोलते हैं एसाइक्लिक। दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन, जिन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक। तो दो तरह के हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन चेन एसाइक्लिक एंड क्लोज चेन साइक्लिक। अब ओपन चेन कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास फिर से दो के तीन कैटेगरी में आप कह सकते हैं। एक तो होते हैं अल्केन, एक एल्कीन और एक होते हैं अल्काइन। अल्केन वो जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो बेसिकली अल्केन्स को हम बोलते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, OC ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अल्कीन और अल्काइन जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन्हें हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं।
तो बेसिकली ये दो तरह के आपके होते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम बात करते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स की। तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो होमोसाइक्लिक और दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये मीनिंग आपको केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान में रखना है। अब होमोसाइक्लिक वो होते हैं जिसमें कंपाउंड तो साइक्लिक हैं, बट जो साइकिल है यानी कि साइक्लिक रिंग है वो सिर्फ कार्बन एटम की ही है। जैसे 6 मेंबर्ड हैं, आप 4 मेंबर्ड भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गए होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि इनके अलावा कोई हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है। वो हेट्रो एटम आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, इन तीनों में से कोई ना कोई रहेगा। यानी कार्बन एटम तो है साइक्लिक रिंग में, बट एक हेट्रो एटम भी आपको यहाँ मिल सकता है, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो यानी कि कार्बन के अलावा कोई अगर और एलिमेंट अगर साइक्लिक रिंग में आ गया तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन हमारा क्या था, हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे। क्वेश्चन हमारा क्या था कि इनमें से कौन सा क्लोज चेन कंपाउंड है। तो एक तो है बेंजीन। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। ये 6 कार्बन एटम्स की साइक्लिक रिंग होती है। फार्मूला अगर हम देखें बेंजीन का C6H6, यानी कि 6 तो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, जो कि हम जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते। ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ हाइड्रोजन भी है, क्योंकि हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ तो 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, सेकंड बॉन्ड भी इस कार्बन के साथ, थर्ड बॉन्ड इधर दूसरे कार्बन के साथ, और फोर्थ बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। और जनरली जब हम बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको यूं रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन को हम जनरली यहाँ शो नहीं करते, बट वो अंडरस्टूड है कि यहाँ हाइड्रोजन है। तो मतलब हुआ कि बेंजीन हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड है। सेकंड आता है पायरोल। पायरोल भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आता है, जिसमें एक नाइट्रोजन एटम है, तो ये भी साइक्लिक हो गया। बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन आपकी 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन होती है। ये जो मैं लाइंस दिखा रहा हूँ ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका ब्यूटेन है। तो आंसर आपका रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज चेन कंपाउंड। तो बेंजीन भी है, पायरोल भी है, तो ऑप्शन होगा सी, जिसमें आपका बेंजीन और पायरोल दोनों आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि अनसैचुरेशन का करेक्ट ऑर्डर क्या है। अनसैचुरेशन जैसे में अभी आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी अनसैचुरेटेड है और अनसैचुरेशन बढ़ गई। तो अल्केन में अनसैचुरेशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद आते हैं आपके तो ऑप्शन ए रहेगा, अल्केन में बिल्कुल भी नहीं है, अल्कीन में एक डबल बॉन्ड है, अल्काइन में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो अनसैचुरेशन इनका बढ़ता जा रहा है लेवल, यानी कि अल्केन्स में अगर हम कहें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलेंगे, अल्कीन में डबल बॉन्ड मिलेंगे, और अगर मैं अल्काइन की बात करूं तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स आते जाएंगे दो एटम्स के बीच में, समझो अनसैचुरेशन उनकी उतनी ही बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि मीथेन इज इनसॉल्युबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट। देखिए यहाँ फिर मैं एक फंडा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। केमिस्ट्री के अंदर एक बेसिक थिंग होता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक डिजोल्व्स लाइक कहने का मतलब है जो जैसा होगा वैसे को डिजोल्व करेगा। अगर कोई पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, और अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगा। अब हमें ये देखना है कि पोलर कौन है और नॉन पोलर कौन होता है। आप जानते हैं कि जो वाटर है, वाटर के अंदर डाईपोल होता है,
और वाटर का जो डाइपोल मोमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट है और इसका डाइपोल मोमेंट 1.84 dBi है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। और जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। लेकिन ईथर ये आपका नॉन पोलर है, अल्कोहल आपका नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका नॉन पोलर है और बात हो रही है मीथेन की CH4, तो ये भी आपका नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जो कि आपका ईथर है, अल्कोहल है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और वाटर क्योंकि पोलर है तो इनसॉल्यूबल ये रहेगा किसमें, वाटर में, क्योंकि वाटर आपका पोलर सॉल्वेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, के इनमें से कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो इस कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं आपको पहले बता दूं कि जितने भी आपके सब्सटेंसेस हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो आपके इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो 2 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होने पर आयंस में डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट इनटू आयंस, उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिन्हें हम वाटर में डिसॉल्व करें एंड दे डोंट डिसोसिएट इनटू आयंस, आयंस में जो डिसोसिएट ना हो, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो आयंस में डिसोसिएट हो जाएं जब वाटर में डिसॉल्व करें, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो आयंस में डिसोसिएट ना हो। तो अब हमें इनका फार्मूला देखना पड़ेगा और हमें मालूम करना पड़ेगा कौन डिसोसिएट हो सकते हैं और कौन डिसोसिएट नहीं हो सकते हैं। जैसे शुगर है, शुगर आप जानते हैं C12H22O11 है, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है बट डिसोसिएट नहीं होती बिकॉज ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है। उसके बाद आपका सोडियम क्लोराइड है जो कि कटायन और अनायन से मिलके बना है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व करोगे डिसोसिएट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, ये भी एक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर में डिसॉल्व करने पर ये भी H+ आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो सकता है। कॉपर सल्फेट CuSO4, ये भी कॉपर आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो सकता है, ये भी आपका एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसका मतलब इनमें से इलेक्ट्रोलाइट कौन नहीं हुआ, शुगर, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व करने पर डिसोसिएट नहीं होता, आयंस के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ आ रहा है 28th क्वेश्चन कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग आपने इनको अरेंज करना है। तो आपको दिए हुए हैं इथीन, इथाइन एंड इथेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले इनका फार्मूला राइट कर दूं। जैसे इथेन है तो इसको हम लिखते हैं C2H6, इथीन है इसे हम लिखते हैं C2H4 और इथाइन का फार्मूला है C2H2। अब हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओपन करें यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएं तो इथेन में होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से। इथीन में होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इथाइन क्योंकि ये अल्काइन है तो यहाँ आपको मिलेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड जो होता है वो लॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड उससे शॉर्ट मिलेगा और ट्रिपल बॉन्ड आपका शॉर्टेस्ट बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन आपका रहेगा, इनको अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका इथाइन आएगा, सबसे शॉर्ट है, फिर इथीन और फिर इथेन। तो आंसर रहा आपका बी।
तो आज हमने 28th क्वेश्चन इस लेक्चर में किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तो मेरी टेंडेंसी रहेगी कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करूं, और ताकि आपको इन फ्यूचर कभी किसी भी डाउट का सामना ना करना पड़े। थैंक यू बेटा एंड बेस्ट ऑफ लक।